दोस्तों हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे किस तरह से प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना है और ये प्रतिशत जो दिए गए हैं स्क्रीन पर ये कितने जरूरी हैं आपको। ये जो 5% है आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि आपने ये प्रतिशत याद नहीं किए तो आप पेपर में निश्चित ही पेपर में क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे। आपके पास समय भी होगा लेकिन आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अभी हम आपको बताते हैं रेलवे में इस तरह से क्वेश्चन आया फ्रैक्शन के माध्यम से। हमें पता है कि फ्रैक्शन का कितना यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रैक्शन कौन सी हमें याद करनी है। हमें केवल 4 फ्रैक्शन याद करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और ये भी जो याद करने का तरीका वो हम बता रहे हैं आपको। 14.28% का मतलब होता है 1/7। याद कैसे रखना है आपको फ्रैक्शन को। यहाँ पर 14 है, 14 का मतलब क्या होता है 7, 7 में 14 आता है तो यानी 1/7। और यहाँ पर 11.11% की वैल्यू होती है 1/9। बस 11 वाले में 9 है और जो 9 वाला है उसमें कितनी है नीचे 11, ठीक है। और जो 16.66 है इसका मतलब है 1/6। केवल आपको ये 4 याद करनी है, जितना सिंपल है। 11 वाले में नीचे कितना है 9 और 9 वाले में 11 और 14.28 या 14.28% में कितना है 7, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। 14 से याद रखेंगे 7 और 11 से 9, 9 से 11 और 16 वाले में 1/6। और ये याद करना हो तो करिए, नहीं करना तो ना करिए, क्योंकि इसमें ही भाग लगा देते हैं। अगर हम 2 का तो 1/12 आ जाता है। केवल आपको ये 4 फ्रैक्शन याद करनी है। इसके बाद कुछ भी आ जाए, जैसे आ जाए 36.36%, यदि पेपर में 36.36%, आपको ये 4 फ्रैक्शन याद है तो हमें पता है 9.09 का मतलब क्या होता है 1/11। यदि हम इसका 4 गुना करेंगे, हमें पता है 9.09 1/11। तो हमें पता है 4 का गुणा करेंगे, आप यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.36 नहीं हो जाएगा। जब 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, यानी 4/11 यानी 36.36% की वैल्यू कितनी है 4/11। आपको कुछ नहीं करना, बस केवल ये 4 फ्रैक्शन को याद करना है, ठीक है। यदि पेपर में आ जाए 66.66%, अब बैठे आप लोग, कुछ नहीं करना है। पता है 11.11 की वैल्यू कितनी है 1/9। कितना गुना है 6 गुना, तो यहाँ पर 6 का गुणा किया गया तो यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे तो 6/9 यानी 3 से काटेंगे 2/3, ठीक है। हम ये क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है। अभी पेपर में आया था, अभी तक पेपर में आता था 2 नल है ए तथा बी, क्रमशः 30 घंटे 20 घंटे में नल को पूरी तरह से भर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं। हमें लगता है सभी लोग एक सवाल कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग क्या करेंगे 30 और 20 का एलसीएम लेंगे यानी कि 60। 30 से 60 में भाग लगाएंगे 2 बार और 20 से 60 में भाग लगाएंगे तो 3 बार, यानी दोनों मिलकर तो एफिशिएंसी जोड़ देते हैं तो 5 यानी 12 घंटे। आप लोग कर लोगे। लेकिन यदि पेपर में क्वेश्चन की ये 30 घंटे हैं, जो 30 घंटे ना होकर 33.33 घंटे तथा 14.28 घंटे, अब पेपर में कैसे करोगे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अब कैसे करोगे आप। आपको तो फ्रैक्शन ही याद नहीं। अब करिए। यहां से जो वैल्यू है, अगर आपको ये याद नहीं है, आपके पास टाइम होगा लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पता है 33.33 की वैल्यू है, पता है 11.11 की वैल्यू 1/9 होती है। यहाँ 3 गुना है तो यानी 3 गुना है तो 3/9 हो जाएगा। यहाँ पर 3/9 यानी 1/3 यानी 33.33 घंटे का मतलब 1/3। लेकिन ये किसमें है परसेंटेज में, यहाँ पर परसेंटेज की बात तो हो नहीं रही तो यानी 100/3। और यहाँ पर 14.28 की वैल्यू पता है 1/7 परसेंट में होता, यहाँ तो परसेंट है नहीं तो यानी 100/7। अब आप आसानी से कर सकते हैं, पता चल गया 33.33 घंटे वैल्यू होती है 100/3 घंटा। 14.28 घंटे की वैल्यू होती है 100/7 घंटा। एलसीएम लेंगे तो 100
इससे भाग लगाएंगे तो 3 बचेगी, इससे लगाएंगे तो 7 यानी 100/7×3 10 यानी 10 घंटा। यदि आपको फ्रैक्शन याद नहीं है और आपके पास टाइम है पेपर में तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो फ्रैक्शन है जो हमने लिखी है, केवल आप 4 फ्रैक्शन को याद करना। 14.28 यानी 1/7, 14 से याद रखना, 14 यहाँ पर होते, यहाँ पर कितना 7, 11.11% का मतलब 1/9, 11 में 9 है और 9 वाले में 11 है, और यहाँ पर 16.66% की वैल्यू 1/6। और ये याद करनी हो तो करिए, नहीं करनी हो तो 16 में भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 से 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 से भाग लगाए तो यहाँ भी 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कहाँ जाएगा इसमें, तो 1/12। फ्रैक्शन बहुत ही जरूरी है, हमने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था रेलवे में, तो बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने किया था, जिन्हें फ्रैक्शन पता नहीं उन्होंने तो कर नहीं पाया इस सवाल को। ठीक है, तो ये याद कर लो आप लोग। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल बैंक में आया अभी हाल ही में, ठीक है, और एसएससी में तो कई बार आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति आय का 16.66% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर तथा शेष भाग का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष राशि को बैंक में जमा करता है, तो कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। ये जो सवाल हम लगा रहे हैं ये सक्सेसिव केस के हैं और इनकी पीडीएफ वीडियो के नीचे है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो पेपर अपना भेज दे, जिससे कि हम उसको सॉल्व करा सके। ठीक है, यदि आपको कोई पेपर सॉल्व कराना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। चलिए सवाल को समझते हैं। तो 16.66% की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए पहले, यानी कि 1/6। उसके बाद इसमें बोल रहा है शेष भाग का 17%, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर लिखा तथा 23 खाने पर, यहाँ पर ये नहीं लिखा शेष भाग का। तो हमने क्या कहा था कि शेष भाग नहीं लिखा है तो सीधे सीधे इनको जोड़ लेंगे परसेंट को, तो 23% और 17% जोड़ लेंगे, तो 23 और 17 जोड़ लेंगे यानी कितना 40%। 40% का मतलब 2/5। ठीक है, इसके बाद 10% की वैल्यू हमें पता है 1/10। ये पेपर में लिखना नहीं है, केवल माइंड में रखना है, सीधे सॉल्व करना है। तो 6 से कितने हो गए, 1 खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचे 5, यहाँ पर 5 थे, 2 खर्च कर दिए यानी 3, यहाँ 10 रुपए थे, 1 खर्च हो गए तो 9। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमें पता है किसका आता है, हमेशा प्रारंभ और अंतिम का। तो प्रारंभ मतलब आय का आएगा, अंतिम मतलब कितने रुपए उसके बचे हैं, तो यानी बचत, यानी रेशियो जो आएगा वो आय और बचत का आएगा। ठीक है, तो 5 से 5, 3 से 6 2 बार, 10 दूनी 20, तो यानी 20 और यहाँ पर 9, यानी कि आय और बचत का रेशियो कितना है 20:9। हमसे लेकिन पूछ किसका रेशियो रहा, खर्च का, तो आय में से बचत घटा देंगे तो कितना बचेगा 11 रुपए, तो खर्च हो जाएगा 11, यानी खर्च और आय का रेशियो आ जाएगा 20:11, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो, एक बार फिर से समझा देते हैं। 16.66 1/6, ये 40% कहां से आया इसको देखो, यहां पे लगा शेष भाग का 17% तथा 23% खाने पर, तो 23% यहाँ पर शेष फल तो लिखा नहीं है, शेष भाग तो लिखा नहीं है। जब शेष भाग नहीं होता है तो हमने सीधे सीधे आपको पहले वाले वीडियो में बताया, जब शेष भाग नहीं लिखा होता तो उनको जोड़ना है, तो 17 को और 23 को जोड़ेंगे यानी कि 40%। तो 40% का क्या है, 40% है शेष भाग का, तो शेष भाग के लिए सक्सेसिव हो जाएगा, यानी 2/5, 5 से कितना 3। यदि यहाँ पर शेष लिखा होता या यदि यहाँ पर 23 के आगे शेष भाग लिखा होता, शेष भाग का, तो यहाँ पर 40 नहीं होता, यहाँ पर पहले 17% निकालते, उसके बाद 23% निकालते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो यही लाइन है यही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए हमने सबसे पहले 17 और 23 को जोड़ा यानी कि 40, 2/5। यदि यहाँ पर शेषफल होता तो हमें यहाँ पर 17 और 23 को नहीं जोड़ते, 17% को अलग लिखते और 23% को अलग लिखते। ठीक है, उतार लो सवाल को।
इस सवाल को पढ़िए आप लोग सभी लोग। जो पहला वाला सवाल है, इस सवाल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो हमारा जो सूत्र है जो बच्चे यूज करते हैं, जो पहला वाला सवाल है, एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूला पता होगा सभी को, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100, इसका यूज करते हैं। तो हम ये समझेंगे इस सूत्र का यूज हमें कब करना है, कब नहीं करना है। जब सक्सेसिव केस होगा, जब इस सूत्र का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने सवाल कराए, हमने उनमें सक्सेसिव केस में क्या हो रहा था, कोई मूल्य था, उसमें वृद्धि होती थी, एक क्रम से वृद्धि हो रही थी, सक्सेसिव था, उसे हम सक्सेसिव बोल रहे थे। ठीक है, तो ये तो हुआ एक प्रकार से सवाल। ये दूसरे प्रकार से सवाल, जब दो वस्तु हो कोई, जब उनका गुणा किया जाए, जब तीसरी वस्तु कोई बने, तो वहां भी सक्सेसिव होता है। जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि क्या, क्षेत्रफल। तो यहां भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। यदि लंबाई में कुछ होता है, कुछ होने का मतलब लंबाई में वृद्धि होती है, कमी होती है चौड़ाई में, तो यहां हम इस सूत्र को यूज कर सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, यानी दो वस्तुएं हम जब गुणा करेंगे, जब तीसरी वस्तु मिले, वहां भी सक्सेसिव होगा। ये तो लंबाई और चौड़ाई की हो गई, और यहाँ पर लिखी कीमत, जैसे कीमत, यदि इसको हम मिटा दें लंबाई चौड़ाई, या फिर लिखा रहने दें कीमत इंटू मात्रा बराबर व्यय होता। कैसे, यानी कीमत मतलब यदि आप चीनी लेने गए 40 रुपए प्रति किलो के भाव से आप लेने गए, आपने 10 किलो चीनी ली, यानी व्यय कितना हुआ, 400 रुपए। यहां भी हम लोग सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस जहां लगता है, जहां क्रम से चले, वहां भी सक्सेसिव लगता है, और जब दो वस्तु का गुणा किया जाता है, कोई तीसरी वस्तु मिलती है, वहां भी सक्सेसिव केस लग जाता है। तो इस सवाल में सक्सेसिव केस लगा लेंगे। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, यदि कमी हो रही तो माइनस लेंगे। इसमें वृद्धि हो रही 10% प्लस के 10 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि यहाँ सॉल्व करेंगे जब 32% आपका आ जाएगा। तो हमें पता चल गया इस सूत्र को हम कब यूज करेंगे, कब यूज नहीं करेंगे, और हम लोगों ने ये जान लिया सूत्र कब लगेगा कब नहीं। यदि अब इस सूत्र से हम सवाल को लगा सकते हैं, यदि वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई पेपर में, 33 सही 1/3%, और यहाँ पर कर दी उसने 25% वैल्यू, उन्होंने क्या कर दी, 33 सही 1/3% और 25% कर दी। तो अब इस फॉर्मूले से तो सवाल लगेगा नहीं, लग जाएगा लेकिन बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें पता है ये सक्सेसिव केस है, तो सक्सेसिव केस हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, यानी 3 थी, एक की वृद्धि हो गई यहाँ पर तो 4, और 25% की वैल्यू हमें पता है, यानी 1/4, यानी 4 से कितना 5, यानी कि 4 से 4 कट जाएंगे, यानी कि 3 से 5, यानी पहले कितना था क्षेत्रफल 3, अब कितना हो गया 5, वृद्धि कितने की 2 की, 3 से इंटू 100, यानी कि हमें पता है 1/3 का मतलब होता है 33.33, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 66.66%, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है ना कि 33.33% क्या होता है 1/3, ये क्या है 2/3 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो यानी 66.23। तो आपको पेपर में फ्रैक्शन जो दी गई है, जो भिन्न जो प्रतिशत है, यदि वो कठिन है तो आप सक्सेसिव से करिए, वरना इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला हमें कब कब यूज करना है, कब नहीं, जब सक्सेसिव केस होगा जब यूज करना है। चलिए दूसरा सवाल समझ लेते हैं, इसको ध्यान से उतार रहा हूं। ठीक है, हमें फ्रैक्शन देखकर निर्णय लेना है कि सूत्र से करें, ये जो तरीका है सक्सेसिव का उस तरीके से करें। अब इसमें देखते हैं दूसरे वाले सवाल में, किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु के व्यय में की गई राशि में कितनी, तो ये सक्सेसिव है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कीमत, हमें पता है
हमें पता है कीमत और मात्रा का गुणा करते हैं तो व्यय प्राप्त होता है, तो यहाँ भी सक्सेसिव लग जाएगा। यहाँ पर देखो जो परसेंटेज है, यदि आप सक्सेसिव मेथड से लगाओगे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, यदि आप सूत्र से यूज करते हैं तो सरल पड़ेगा। तो सूत्र का यूज कर लेते हैं, हमें सूत्र भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में जब हम परसेंटेज को देखेंगे कठिन है या सरल है तभी हम निर्णय ले सकेंगे। तो इसमें क्या है, सूत्र का यूज करने से बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और इस तरह से फ्रैक्शन आए तो आप मेथड से लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र रखेंगे तो सूत्र क्या होगा, 36% वृद्धि यानी प्लस के 36 और कमी तो माइनस के 30, प्लस यहाँ रहता है प्लस के 36 इंटू माइनस के 30 अपॉन 36 में से 30 गए यानी कि 6, और यहां पर सॉल्व कर लेंगे 0 से 0 या 18, 3 का 9 1 10 और एक कांटेक्ट तो 1, प्लस माइनस माइनस यानी कि यहां पर माइनस और यहां पर घटाएंगे तो 4.18 18 30% है, ये 18 3 का 9 1 10 और यहाँ पर घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 4.8%, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का मतलब कमी, तो कमी को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीज। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 4.8। तो हमने जो 2 सवाल लिए हैं इसमें हमने केवल ये समझाने की कोशिश की है इस सूत्र का यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। जब दो वस्तु का या 2 आर्टिकल हम गुणा करते हैं, जब तीसरी चीज मिलती है तो वहां सक्सेसिव केस होता है, या फिर क्रेडिट से चले तो वहां भी सक्सेसिव केस होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है।